नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल और मैं हूं आंचल गुलाटी और आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो न्यूज पंच में। न्यूज पंच खास क्यों है? क्योंकि इसके जरिए हमारी कोशिश होती है कि हम सत्य और तथ्य के साथ तमाम जो बड़ी खबरें हैं, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर्स जुड़ते हैं, हम पड़ताल करते हैं उस सच की और आंख से आंख मिलाकर बताते हैं आपको खबर पर असली आखिरकार नजर किस तरह से डाली जाती है। तो आइए सीधे रुक करते हैं न्यूज पंच में इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स पर। पानी में डूबा पंजाब, 5 दरियाओं का राज्य पानी में डूबा हुआ है और दिल्ली में यमुना का रौद्र रूप है, ये हम देख पा रहे हैं। तो इन दोनों ही राज्यों की अगर बात की जाए तो मौसम की मार दोनों राज्य झेल रहे हैं। किस तरह से जो प्रशासन है वो लगातार काम कर रहा है, रेस्क्यू और जो बचाव अभियान है वो कैसे चलाया जा रहा है, इन तमाम अपडेट्स को हम करेंगे आपके साथ साझा। साथ ही बात दिल्ली की हमने की थी, तो यमुना का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जो निचले इलाके के लोग हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। आखिरकार किस तरह से आप पार पा पाएंगे इस मुसीबत से, इस पर होगी चर्चा। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय खबरों की अगर बात की जाए तो युद्ध से वार्ता तक, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि ये दौर युद्ध का नहीं बुद्ध का है और इसीलिए सभी की निगाहें टिकी हैं भारत पर। वैश्विक गुरु भारत मध्यस्थता के लिहाज से युद्ध से वार्ता तक का ये सफर कैसे तय करा पाएगा पश्चिमी देशों के लिए, ये जानेंगे हम इस खबर के जरिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। पंजाब जहां हमने देखा कि सैलाब आया हुआ है और ये सैलाब है उस पानी का जो पेशानी पर बल डाल रहा है किसानों की, आम जनता की। पानी में डूबा हुआ है पंजाब, और क्योंकि पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है, एग्रीकल्चर स्टेट है, गेहूं के उत्पादन में बड़ा योगदान है पंजाब का, लेकिन फसलें डूबी हैं, लाखों एकड़ फसल बर्बाद हुई है, जो मवेशी हैं जोतने वाले उनकी मौत हुई है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भले ही पहुंचाया गया लेकिन पंजाब के हालात इस वक्त ठीक नहीं है। और इसीलिए हम ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पंजाब में ये जो भीषण बाढ़ है उससे कितने एकड़ फसल जो है उसको नुकसान हुआ है, और साथ ही साथ अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये 4 लाख एकड़ की जो फसल है ये समझना बेहद ज़रूरी है कि वो बर्बाद हुई है और 1.48 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा जो भूमि पर उगी हुई फसलें थी वो नष्ट हुई हैं। हम एक नुकसान का आंकड़ा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसमें जो 1300 से ज़्यादा गांव हैं वो बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। आप ग्राफिक्स के जरिए यहाँ देख सकते हैं। अब कितने दशकों बाद 1988 के बाद सबसे भयंकर बाढ़ बताई जा रही है और 37 लोगों की मौत हुई है। अभी तक सबसे ज़्यादा 23 जिले प्रभावित हैं, उनका जिक्र भी करेंगे अभी हम लाइन दर लाइन। और नदियों का जो लगातार बढ़ता जलस्तर है, क्योंकि डैम खोले गए हैं, डैम को खोला गया, 3 डैम्स का जो दबाव है, वो पानी का जो दबाव है उससे ये आपदाई सतलुज, ब्यास और रावी, मैंने कहा ना कि 5 दरियाओं का राज्य है। ऐसे में इन तीनों नदियों की अगर बात की जाए तो ये इस वक्त उफान पर है, तूफान पर है और अतिरिक्त भारी बारिश जो लगातार हो रही है उसकी वजह से स्थिति बदतर है। बाढ़ की वजह से स्कूल कॉलेजेस को बंद भी किया गया है ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए, और विश्वविद्यालय के साथ साथ तमाम पॉलिटेक्निक्स बंद है। 7 सितंबर तक जो ये सभी संस्थान हैं इन्हें बंद किया गया है। चलिए, ये तक लब्बो लुबाब रहा कि आखिरकार कितना नुकसान है, लेकिन कौन कौन से जिले हैं जिन पर सबसे ज्यादा असर है? आप देखिए, गुरदासपुर है, पठानकोट, सोचिए पठानकोट से अगर हम हिमाचल के चंबा की बात करते हैं 60 किलोमीटर का सिर्फ रास्ता है, लेकिन कनेक्टिविटी कटी हुई। फजिल्का की बात की जाए, कपूरथला, तरन तारण का अगर हम जिक्र करें, फिरोजपुर है, होशियारपुर है, अमृतसर हमारा जहाँ पर गोल्डन टेम्पल यानी कि हरमंदिर साहब है, जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं, ये तमाम वो ज़िले हैं जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड बताए जा रहे हैं जब हम बात करते हैं पंजाब की हाल की, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, और बारिश की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और हमने कल देखा कि जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो पहुँचे थे जायजा लेने के लिए और नुकसान का आकलन करने की बात की जा रही है। तो किसानों के साथ सरकार, केंद्रीय कृषि मंत्री की अगर बात की शिवराज सिंह चौहान, वो खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और
प्रधानमंत्री के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं उनका दौरा उन्होंने किया कि भाई हम किसानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि राष्ट्र का अन्नदाता है किसान। उसके चेहरे पर मुस्कान आपकी थाली तक आती है। अमृतसर और गुरदासपुर, ये तमाम जो जिलों जिनका जिक्र मैंने अभी आपसे किया था, उनका जायजा उन्होंने लिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खुद पहुंचे हैं केंद्रीय कृषि मंत्री और उन्होंने ये बात मानी कि स्थिति गंभीर है और नुकसान की भरपाई की जाएगी, यानी कि मुआवजा दिया जा सकता है पंजाब को। और क्योंकि 2 केंद्रीय टीमें जो हैं वो पहुंची है पंजाब, अब मूल्यांकन किया जा रहा है, आकलन किया जा रहा है कि आखिरकार कितना नुकसान हुआ और कैसे मदद की जा सकती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि केंद्रीय कृषि मंत्री पहुंचे, उन्होंने वहां पर जो इफेक्टेड एरियाज थे उनका जो है जायजा लिया और प्रधानमंत्री का निर्देश था कि जो केंद्र सरकार है वो लगातार खड़ी है राज्य सरकार के साथ पंजाब की। तो अमृतसर और गुरदासपुर, क्योंकि जो तमाम इफेक्टेड एरियाज हमने ज़िले आपको बताया, उसमें से ये 2 ज़िले बहुत ज़्यादा इफेक्टेड थे और किसानों के साथ सरकार खड़ी हुई है। शिवराज सिंह चौहान ने ये माना है और कहा भी कि स्थिति गंभीर है, इसलिए नुकसान की भरपाई करने के लिए इसका आकलन किया जाएगा कि कितनी हेक्टेयर जो भूमि है उसको नुकसान पहुंचा, कितनी फसलों को नुकसान पहुंचा है, कितने ऐसे मवेशी हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता था उत्पादकता बढ़ाने के लिए, जोतने के लिए, उसका आकलन किया जाएगा, कितने लोग बेघर हुए हैं इसका आकलन होगा और फिर इस फसल के मूल्यांकन के बाद मुआवजे की तैयारी होगी। वहीं जब भी हम बाढ़ की बात करते हैं, ऐसे में बांधों का जो बांध होते हैं, डैम्स होते हैं, उसका रोल कितना बड़ा हो जाता है, एक बार ग्राफिक्स के जरिए उन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अब ये डैम डरा क्यों रहे हैं। हालांकि डैम हम जानते हैं कि सिंचाई के पर्पस के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, लेकिन डैम्स की वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है क्योंकि उनके गेट खोले जा रहे हैं। बाखड़ा बांध 1461 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर बंधा है। पोंग बांध की खबर हमने आपको लगातार नया सवेरा में दिखाई, जहां हमने बताया कि उसके गेट जब खोले गए उसकी वजह से और पंजाब को नुकसान हुआ। तो पोंग बांध की ऊंचाई हमने आपको बताई और पिछले साल की अगर हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो इस बार डैम में ज्यादा पानी है। पानी अगर ज्यादा है तो गेट टूट ना जाए, इसलिए गेट्स को खोला जाता है। बाखड़ा बांध खतरे के निशान से सिर्फ 1 फुट नीचे है, आप समझिए स्थिति को। और अगर जलस्तर जो है बढ़ता है, मतलब उस पर्टिकुलर मार्क को क्रॉस कर जाता है, तो फिर क्या होगा, फिर आपको गेट को खोलना पड़ेगा। तो इसलिए जो 3 बांध हैं, पोंग की बात करें, बाखड़ा नंगल डैम की बात की है, हालांकि सिंचाई के लिहाज से इनका ज़बरदस्त इस्तेमाल किया जाता है पंजाब के तमाम उन अलग अलग ज़िलों को लेकर जहां पर सबसे ज़्यादा पैदावार की जाती है। लेकिन अगर स्थिति नहीं संभली और ये जो जलस्तर है वो खतरे के निशान के ऊपर जाता है, तो यकीनन बांध के जो गेट हैं उन्हें खोलना पड़ेगा। अब ऐसे में जो हालात है, जो रिलीफ का कार्य, यानी कि अगर हम बात करें राहत और बचाव कार्यों से, मिशन मोड में चलाया जा रहा है। सेना की तमाम टीमें तैनात हैं और संवेदनशील स्थानों पर बांधों को मजबूत किया जा रहा है। वहां पर कट्टे रखे जा रहे हैं रेत के, ताकि बांधों को और मजबूती मिले। जो सुदूर गांव है, दूरगामी गांव है, उन तक भोजन और चारे की जो उपलब्धता है वो सुनिश्चित कर रही है भारतीय सेना। लगातार कोशिशें जारी हैं। जो प्रमुख चैनल्स हैं पानी के, उन्हें साफ करने में लगी हुई है पंजाब में बचाव कार्य जारी। और जो राहत शिविर है उसमें कौन लोग आगे आ रहे हैं, वो जहाँ आम सिख संगठन है, गैर सरकारी संगठन है, जो आम लोग हैं, पंजाब इंडस्ट्री की जो सेलिब्रिटीज़ हैं, केंद्र सरकार तो काम कर ही रही है, वो भी अपने हाथ आगे लेकर आए हैं ताकि पंजाब को इस स्थिति से उबारने में ये सब मदद करेंगे। तो सेना की तमाम टीमें तैनात यहाँ पर नजर आ रही हैं। और हमारे साथ जैसे कि मैंने ग्राफिक्स के जरिए बताया आपको, लेकिन इस पर ज्यादा जानकारी के साथ गुरमीत सिंह जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। गुरमीत, पंजाब इस बात के लिए जाना जाता है कि वो सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करता है, यानी वो खाना जो मेरी और आपकी प्लेट में पहुंच रहा है, उस राष्ट्रदाता किसान की अगर बात की जाए वो भी मुश्किल में है। अभी क्या ताज़ा हालात है जिन जिलों का हमने जिक्र किया और किस तरह से आकलन लगाया जाएगा इस नुकसान का और रिपोर्ट तैयार की जाएगी?
मैं अपने दर्शकों को अपडेट करना चाहूंगा कि जो मौतों का आंकड़ा है पंजाब में वो 43 तक पहुंचा है और 3 लोग अभी लापता हैं। और इसके साथ ही जो गांव है जो प्रभावित है बाढ़ से वो 1902 तक उनका आंकड़ा पहुंच चुका है। अब यदि ताजा हालातों की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है लुधियाना से। लुधियाना में ससराली गांव है जहां पर दूसरी बांध है वो सतलुज के किनारे पर बना हुआ है और इस समय दो नदियां पंजाब में अपने उफान पर है, एक सतलुज है और एक घग्गर नदी है। क्योंकि रावी और ब्यास में पहले डेंजर मार्क से ऊपर पानी गया था मगर फिलहाल वो कंट्रोल लेवल पर है। अब जो सतलुज का पानी है वो उफान पर है और इस वजह से दूसरी बांध में किसी भी समय वहां पर एनक्रोचमेंट हो सकता है। तो इसके चलते हुए वहां पर आर्मी टीम्स को डिप्लॉय किया गया है। लोकल प्रशासन वहां पर सतर्क है। बार बार गांव में अनाउंसमेंट की जा रही है कि जो भी लोग इस समय गांव में रह रहे हैं एक तो वो अलर्ट रहे, दूसरा वो अपने अगर हो सकता है सेफ इलाकों में जाकर चले जाएं, सुरक्षित स्थानों में चले जाएं। तो फिलहाल वहां पर आर्मी की टीम से कोशिश ये की जा रही है कि जो दूसरी बांध जो सतलुज नदी के किनारे पर बना हुआ है उसे मजबूत किया जाए। और फिलहाल हालात ये है कि कल से ये कार्य बड़े जोर शोर से चल रहा है मगर अभी तक जो है सेटिस्फैक्टरी लेवल पर बांध को मजबूत नहीं किया जा सका है। इसीलिए प्रशासन के द्वारा वहां पर एडवाइजरी जारी की गई है। इसके साथ ही तरन तारण में भी हालात बिल्कुल जो कि अमृतसर के बिल्कुल साथ ही लगता है वहां पर भी हालात बिल्कुल लगभग सिमिलर बने हुए हैं। दूसरी बांध ही है वो वहां पर कमजोर हो गया है और उसके कमजोर होने के चलते कई और गांव में, क्योंकि तरन तारण में पहले भी कई गांव में पानी आ चुका है और कई और गांव में पानी पहुंच सकता है। इसके साथ फाजिल्का और फिरोजपुर का मैं जिक्र करना चाहूंगा क्योंकि गुरदासपुर और अमृतसर का जिक्र हम लगातार करते रहे हैं। फिरोजपुर और फाजिल्का में जो है वहां पर कई गांव इस समय पानी की चपेट में है। यदि फिरोजपुर की बात की जाए तो 102 गांव है जो कि इस समय बाढ़ की चपेट एक में चीज है और और वहां समझना पर चाहूंगी राहत और गुरमीत बचाव आपसे। कार्य चल रहा है। जी गुरमीत, क्या पंजाब को राज्य के तौर पर आपदा प्रभावित घोषित किया गया है? जी बिल्कुल, इस समय राज्य सरकार द्वारा एक बाकायदा एक ऑर्डर निकाला गया है चीफ सेक्रेटरी के द्वारा। उसमें जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सभी के सभी डिप्टी तो यानी आप कमिश्नर्स को सारे एम्पावर फैसले, किया गया है। जो सारे फैसले बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए लिए जाने चाहिए, वो जो डीसी हैं वो ये फैसले त्वरित कार्रवाई के तौर पर ले सकते हैं और उससे कहीं ना कहीं तमाम जिलों को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और ये भी आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि अगर कोई गांव जिसमें जो भी पानी में जलमग्न होता है, चाहे फिरोजपुर की बात की जाए, फजिल्का सबसे ज्यादा मार झेल रहा है, तो उसमें बिजली की सप्लाई, संचार को वापस पटरी पर लाने के लिए किस तरह से राज्य सरकार काम कर रही है? देखिए, ये बहुत ही ग्राउंड लेवल पर इस समय समस्या आ रही है। हम जिस समय कवर करने के लिए जो बाढ़ग्रस्त एरिया है वहां पर पहुंचे तो आप मानिए कि जब अपलिंक करना होता है, यदि हमें अपने दर्शकों को कोई खबर दिखानी है तो उसके लिए लाइव व्यू का इस्तेमाल किया जाता है। अब वहां पर कहीं रेंज ही नहीं है, नेटवर्क ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और पिछले कई दिनों से नहीं है और वो अभी रिस्टोर की भी नहीं जा सकती क्योंकि वहां पर पानी बड़े स्तर पर है। अब पानी ज्यादा है, वहां पर कोई इमारत भी सुरक्षित नहीं है, इसके चलते हुए वहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं दी जा सकती, ऐसा प्रशासन का भी कहना है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ इंतजार ये किया जा रहा है कि जो जलस्तर है वो कम हो। अमृतसर के जो इलाके हैं जहां पर 190 गांव इस समय प्रभावित हैं वहां पर कई गांव आप लगा लीजिए, कल केंद्रीय कृषि मंत्री जहां पर पहुंचे तो उन गांव में बिजली ही नहीं थी और गांव के हालात ऐसे हैं। सबसे पहले गांव में जब शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, गोलेवाल गांव है, गोलेवाल गांव, वहां पर रास्ता ही टूटा हुआ है। रास्ता जो बना हुआ था गांव को जोड़ने वाला, उस रास्ते को ही जो रावी नदी का पानी है वो बहाकर ले गया और वहां पर बिल्कुल कनेक्टिविटी टूट गई है और उसके लिए वहां पर राहत और बचाव कार्य इस समय चल रहा है। तो एक तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ग्राउंड लेवल पर, मोबाइल फोन की कनेक्टिविटी नहीं है, आपको वहां पर सिग्नल नहीं मिलेगा इंटरनेट चलाने के लिए। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स है और ये सिर्फ और सिर्फ तभी हल हो सकती है जब वहां पर पानी का स्तर कम होगा। क्योंकि पंजाब एक फ्लड हिट स्टेट है, ये कुछ नया नहीं है क्योंकि पंजाब को हम 5 दरिया से जोड़कर मानते हैं। ऐसे में राज्य सरकार की क्या तैयारी थी? क्या बफर स्टॉक जो है वो रखा गया? क्या बांधों को उस तरह से मजबूती के साथ जो काम अब किया जा रहा है वो पहले किया गया ताकि जो आम जनजीवन है, क्योंकि हम जानते हैं ऐसी आपदा प्रभावित होने के बाद वापस जनजीवन को पटरी में लौटने पर वक्त लगता है, यानी कि पुनर्वास में वक्त लगता है। उस लिहाज से राज्य सरकार ने किस तरह का रोड मैप तैयार किया हुआ था? देखिए आंचल, जब भी हर साल हर राज्य में होती है अक्सर, और जो खास तौर पर जिनमें नदियां ज्यादा हैं तो उसमें
डैम्स की मैनेजमेंट को लेकर, उसमें यदि फ्लड आता है तो उसके मैनेजमेंट को लेकर क्या कुछ प्रबंध सरकार के पास है, उसको लेकर एक मीटिंग होती है। जी अब इसमें इस समय जो है वो सियासी पार्टियां जो है, जो जी। अपोजिशन पार्टियां हैं, उनका ये आरोप है कि ये मीटिंग अक्सर फरवरी और मार्च के महीने में हुआ करती थी। मगर फरवरी के महीने में जो राज्य में जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, उनका आरोप ये है कि वो दिल्ली के चुनाव में व्यस्त थी। यहाँ के ज्यादातर नेता, ब्यूरोक्रेसी दिल्ली में पहुंची हुई थी, तो इस वजह से वो मीटिंग ही नहीं हो सकी और वो मीटिंग डिले की गई अप्रैल और मई के महीने तक। जब आप 2-2, 3-3 महीने बाढ़ प्रबंधन को लेकर या फिर जो फ्लड मैनेजमेंट है उसके सारे कामों को लेकर मीटिंग को डिले करेंगे उसको तो इस उसका प्रकार की उसका स्थिति खामियाजा ग्राउंड कहीं लेवल ना पर कहीं आम देखने को मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। आखिरी सवाल ये कि जिस तरह से अभी इस विभीषिका से पंजाब जूझ रहा है, लेकिन पंजाब अपने जुझारूपन, अपनी जिजीविषा के लिए जाना जाता है, अपनी जिंदादिली के लिए जाना जाता है। ऐसे में वहां पर जो सिख संगठन हैं, एनजीओज हैं, वहां के जो गुरुद्वारे हैं, वो किस तरह से आगे आ रहे हैं इस विभीषिका से निपटने के लिए, और जो आम जनता है उस तक जो रोजमर्रा की चीजों की सुनिश्चितता है उसे उपलब्ध करवाने के लिए। देखिए आंचल, पंजाब के लोग जाने जाते हैं लंगर लगाने के लिए, देश भर में नहीं दुनिया भर में जाने जाते हैं। अब जब पंजाब के ऊपर आपदा आई है तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जितने भी फ्लड अफेक्टेड एरियाज हम इस समय स्क्रीन पर दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, आप जानकारी दे रहे हैं, उन फ्लड अफेक्टेड एरियाज में आप चले जाइए, आपको हर 500 मीटर पर या 1 या 2 किलोमीटर पर लंगर चलता हुआ मिल जाएगा। और वो लंगर कोई ये नहीं है कि बाहर से कोई व्यक्ति आकर चला रहा है, वो पंजाब के वही फ्लड अफेक्टेड लोग ही लंगर चला रहे हैं, अपने ही लोगों के लिए चला रहे हैं। हर जगह आपको चाय मिल जाएगी, खाने का प्रबंध मिल जाएगा, तो बड़े स्तर पर। और दूसरा, जितने भी यहाँ पर संतों के डेरे हैं वो प्रोएक्टिवली यहाँ पर काम कर रहे हैं। हालांकि रिलीफ कैंप प्रशासन द्वारा भी बनाए गए तो हैं, मगर बहुत सबसे अहम बात बड़े आपने स्तर पर कही जो आम लोग कि हैं, अगर वो पंजाब काम के कर रहे हैं। लोग यहाँ से ये खबर देख रहे हैं और अगर वो कहीं ऐसे बाढ़ प्रभावित इलाके में हैं तो डरे नहीं, सरकार तो उनके साथ है ही, लेकिन तमाम जो गुरुद्वारे हैं, जो लंगर हैं, जो एनजीओज हैं, वो भी आपके साथ खड़े हैं इस मुसीबत की घड़ी में। बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत, अपना भी ख्याल रखिएगा और आगे भी आपसे लगातार इस पर हम अपडेट्स लेते ही रहेंगे। तो चलिए, ये तो बात की हमने पंजाब की, लेकिन राजधानी दिल्ली का भी जिक्र करते हैं क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है यमुना की, माँ यमुना, लेकिन इस वक्त रौद्र रूप में है। हमने देखा कि जो दिल्ली सचिवालय के पास है वहाँ पर यमुना का पानी घुसा है और अहम बात यह है कि लगातार जो उसका जलस्तर है उसके खतरे के निशान से ऊपर यमुना बह रही है, लेकिन प्री मानसून तैयारी दिल्ली सरकार की यहाँ पर सशक्त थी। इसीलिए जो निचले इलाके में लोग रह रहे थे उन्हें वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात अगर पैदा हुए तो उन्हें जल्द से जल्द, जो हजारों लोग थे, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया और कोशिश यही की गई कि उन तक तमाम जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो पहुंचाई जा सकें। ऐसे में यमुना के इस रौद्र रूप से निपटने के लिए किस तरह से सरकार काम कर रही है और कैसे सतर्क और सजगता के साथ लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, उसका भी हम जिक्र करेंगे। तो यमुना का रौद्र रूप मैंने आपको बताया क्योंकि दिल्ली का जो सचिवालय है उसके पास पानी पहुंच गया और कुछ ऐसे राहत शिविर हैं जो उस पानी में डूबते हुए नजर आए और 208 मीटर के करीब जो यमुना का जलस्तर है वो पहुंचा और दिल्ली के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात नजर आए और जो तमाम बेघर लोग थे उन्हें जो राहत शिविर है वहां पर भेजा गया। खतरे का निशान जरूर वहां पर है, लेकिन केंद्रीय जल आयोग की अगर बात करें तो दिल्ली में अभी पानी का खतरा और बढ़ सकता है। तो शहर के जो भीतर के हिस्से हैं वहां पर पानी भरने का खतरा है क्योंकि इनलैंड ड्रेनेज की भी समस्या है वहां पर। और कुछ अगर इलाकों का मैं जिक्र करूं तो दिल्ली में जो बचाव कार्य है उसका जिक्र किया जाए तो मिशन मोड में युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है ताकि जो सुरक्षित स्थानों पर लोगों को स्थानांतरित किया जा रहा है। बाढ़ नियंत्रण विभाग की तैनाती है, यानी कि अगर कोई जो इलाका है वो बाढ़ प्रभावित है तो वहां पर ऐसी तैनाती की गई है। एमसीडी की टीमें हर वक्त मौके पर मौजूद हैं, तत्परता के साथ, सतर्कता के साथ, सजगता के साथ आपको सुरक्षित और संरक्षित बनाने के लिए सुरक्षित स्थानों पर जो प्रभावित लोग हैं उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है क्योंकि प्री मानसून से पहले ही ये तैयारियां पुख्ता कर ली गई थी। इसी पर बात करने के लिए गिरीश निशाना इस वक्त हमें साथ जुड़ गए। गिरीश, सुबह भी हमने देखा कि माँ यमुना उफनती हुई नजर आ रही थी और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में किस तरह से मिशन मोड में काम चलाया जा रहा है और खास तौर पर अभी ये
बताइए हमें कि जो लोग राहत शिविर में रह रहे हैं किस तरह तक उनके लिए जो रोजमर्रा की जीवन निर्वहन की चीजें हैं सरकार उन तक कैसे पहुंचा रही है। देखिए अंचल, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इस समय जो दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर है 207.31 मीटर पर है, यानी कि जो खतरे का निशान है उससे करीब 2 मीटर ऊपर इस समय दिल्ली में यमुना बह रही है। हालांकि जो निचले इलाके हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं। हालांकि उसके लिए दिल्ली सरकार ने पहले ही एहतियातन तौर पर कदम उठाए थे, लोगों को एडवाइजरी जारी करी थी और जो निचले इलाकों में रहने वाले लोग थे उनको बाहर निकाल कर उनको राहत शिविरों में रखा गया है। और अगर प्रशासन की बात की जाए तो जो लोग इन शिविरों में रह रहे हैं, इन कैंप के अंदर रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सबसे पहले दिल्ली पुलिस के साथ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को तैनात किया गया है। डीडीएमए के लोग यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही अगर इनके लिए व्यवस्था की बात की जाए तो सुबह इन लोगों के लिए चाय नाश्ता आ रहा है, दोपहर को इनके लिए लंच और शाम को फिर इनके लिए डिनर की व्यवस्था की गई है। तो कहीं ना कहीं जो भोजन है वो दिल्ली सरकार की तरफ से इन शिविरों के अंदर भेजा जा रहा है। लोगों के रहने के लिए कैंप की व्यवस्था है, लाइट की व्यवस्था की गई है। हम चाहते हैं कि इस मंच के माध्यम से लोगों को पता लगे कि कहाँ कहाँ ये राहत शिविर लगाए गए हैं, कि अगर किसी को ये जानकारी चाहिए और वो वहाँ जाना चाहता है, कहाँ कहाँ और किन जिलों में इन राहत शिविर को लगाया गया और किस तरह से वहाँ पर अगर हम मेडिकल फोर्स की बात की जाए वो किस तरह से वहाँ पर उपलब्ध है लोगों के लिए। देखिए, अगर इसकी राहत शिविरों की बात की जाए तो अगर उत्तर पूर्वी दिल्ली की बात करें तो गढ़ी मांडू के आसपास वहां पर राहत शिविर लगाए गए हैं। इसी तरह से विजय घाट के पास मल्ला गांव है, वहां पर इस तरह के शिविर लगाए गए हैं। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के ऊपर इस तरह के शिविर लगाए गए हैं। मयूर विहार फेज 1 के सामने जो है वो वहाँ पर शिविर लगाए गए हैं। इसी तरह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में यमुना के जो नज़दीक वाले इलाके हैं वहाँ पर इस तरह के कैंप लगाए गए हैं, जहाँ पर दिल्ली सरकार ने विशेष व्यवस्था की है। लोगों के लिए पेयजल के लिए दिल्ली जल बोर्ड के टैंकर वहां पर भेजे जा रहे हैं। डीयू जो दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड है उसकी तरफ से तो दिल्ली सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि दिल्ली नगर निगम की तरफ से अगर लग भी रहा है तो वो साफ तौर पर हमने देखा कि उससे वापस पटरी पर डालने की पूरी कोशिश की जा रही है। राहत शिविरों में जो तमाम सामान है उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, वहाँ पर मेडिकल फोर्स भी मौजूद है और जो सुरक्षित स्थानों पर लोगों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है वो भी तेजी से की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। चलिए और अब बात करते हैं शांति की, उस शांति स्थापना की जिसकी पूरे विश्व को दरकार है। और क्या भारत बनेगा शांति की उस नई चाबी का सबसे बड़ा मालिक? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से कई उम्मीदें हैं यूक्रेन को राहत के देने के लिहाज से, और अब युद्ध से वार्ता तक सबकी निगाहें किस पर टिकी हैं? भारत पर। प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि वर्ल्ड इज नॉट ओनली वॉचिंग यू, इट इज काउंटिंग ऑन यू। तो प्रधानमंत्री की अगर डिप्लोमेसी की बात की जाए, कूटनीतिक डायलॉग की बात की जाए, तो क्या यूक्रेन शांति एक नई राह पर दौड़ेगा? और प्रधानमंत्री मोदी पर वैश्विक भरोसा कायम है शांति के संदेश दूत के तौर पर। तो उस लिहाज से अगर हम देखें कि किस तरह से यूक्रेन जो शांति चाहता है, यूक्रेन और रूस का युद्ध लगातार 2 साल से चल रहा है, और ऐसे में भारत बनेगा शांति का सेतु। कैसे बनेगा? क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन की प्रमुख हैं उर्सुला वॉन डेर लेyen, उन्होंने क्या किया? उन्होंने प्रधानमंत्री से फोन पर बात की और कहा कि भारत एक प्रभावशाली देश है और ऐसे में भारत से संकट में बड़े समाधान की उम्मीद है, एक फैसिलिटेटर डायलॉग डिलीवरी की उम्मीद है, युद्ध रोकने में बड़ी भूमिका निभा सकता है भारत, अहम किरदार। और जो यूरोपियन यूनियन की प्रमुख हैं उन्होंने ये भी कहा कि जेलेंस्की से जिस तरह से भारत का जुड़ाव रहा है उसकी उन्होंने प्रशंसा की। उन्होंने ये भी कहा कि रूस से आक्रामकता रोकने और शांति बहाल करने की अपील है। और हमने देखा जो अभी एससीओ समिट में पुतिन साहब की और प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई वो बहुत सकारात्मक लेवल पर हुई है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस युद्ध से वैश्विक सुरक्षा को तो खतरा है ही, अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। लेकिन आखिरकार क्यों भारत को शांति सेतु बनाना जा रहा है? जाएंगे अक्षय के पास, लेकिन पहले ये बताया मैं दर्शकों को। तो ऐसे में वैश्विक संतुलन को कैसे बनाकर रखना है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुखर प्रखर आवाज उठाता है भारत,
उस लिहाज से भारत से ये उम्मीद की जा रही है। और क्योंकि भारत रूस और पश्चिमी जो दोनों देश हैं, मतलब पश्चिमी साइड को अगर देखें तो ये भरोसा कायम है और डिप्लोमेसी की मध्यस्थता से समाधान को लाने में महारत हासिल है। और अभी आने वाले समय में ईयू में और भारत के रिश्ते बहुत सकारात्मक है। अक्षय डोंगरे जुड़ गए हैं। अक्षय, जिस तरह से उर्सुला वॉन डेर लेन ने प्रधानमंत्री से फोन पर बात की, क्या मैसेज आप समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जाता हुआ? भारत वैश्विक गुरु तो है ही, शांति के दूत के रूप में भी अपने स्थायित्व को कायम करता हुआ। बिल्कुल आपने ठीक कहा आंचल। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन को अब धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें की हो, अगर यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें अगर किसी तरह से शांति वार्ता की बात करनी है तो वही स्टैंड अपनाना होगा जिसके ऊपर भारत लगातार बात करता रहा है। देखिए जिस तरह से भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात की, आखिरकार वही बात हो रही है कि एक तरह से पीस टॉक होगी, फिर पीस गारंटीज दी जाएगी। और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर निशाना साधा है, यूरोपियन यूनियन देश काफ़ी इस बात से डरे हुए हैं कि अगर भारत अपने कदम पीछे हटाता है तो ऐसा कोई देश नहीं है जो रूस को मनाने के लिए कामयाब हो पाएगा, जिससे यूरोपियन यूनियन के संबंध अच्छे हैं। तो ये चीज़ भी साफ तौर पर क्लियर हो चुकी है। तो यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्ष है उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की। उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री और भारत की जिम्मेदारी, भारत का एक तरह से रोल काफी बड़ा रहेगा शांति वार्ता में, उनकी अथॉरिटेटिव वॉइस काफी ज्यादा जरूरी रहेगी। तो यूरोपियन यूनियन भी अपने फायदे की कहीं ना कहीं देख रहा है कि भारत को अपनी तरफ रखना यूरोपियन यूनियन के लिए भी काफी फायदेमंद सौदा रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, एक स्टेबल डेमोक्रेसी है इस पार्ट में, और भारत ही एक ऐसा देश है जो पुतिन से भी उसी बिल्कुल। इसीलिए अक्षय, जब समय कम है हमारे पास, लेकिन जब उर्सुला वॉन डेर लेन आई थी भारत तो उन्होंने कहा था कि इमर्जिंग मार्केट्स के तौर पर एक बहुत बड़ा बाजार है, बहुत सारे सनराइजिंग सेक्टर्स हैं जिनमें यूरोपियन यूनियन और भारत की साझेदारी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। और होता भी यही है कि ट्रंप साहब लगातार मध्यस्थता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अलास्का में जब मीटिंग होती है पहला फोन जाता है प्रधानमंत्री को। ऐसे ही जब होता है स्वतंत्रता दिवस यूक्रेन का, तो उसका जब मैसेज होता है यानी कि बधाई देने का, तो प्रधानमंत्री का जाता है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं ज़ेलेंस्की साहब। तो ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को किस तरह से डायलॉग के रूप में भारत आगे लेकर जाएगा, ये अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखने वाली बात होगी। और एक देखने वाली बात ये कि आपसे मुलाकात होगी 2 बजे कुछ अलग खबरों के साथ। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत।